हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नाबेन्स। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा। आज लेकर आई हूँ आपके लिए क्लास 8 हिंदी व्याकरण का हमारा टॉपिक है वचन। वचन के आज हम करने जा रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अर्थात बहुविकल्पीय प्रश्न। तो ध्यान दीजिएगा कि वचन क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इनके बदलने के जो नियम हैं, कुछ नियम होते हैं ना बदलने के, वो सारे नियम भी मैंने आपको बताया। आकारांत, इकारांत, उकारांत में किस तरीके से पुल्लिंग से जो है हम एक वचन से द्विवचन में जब हम बदलते हैं, एक वचन से बहुवचन में बदलते हैं, तो किस तरीके से इनको हम करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने देखी, समझी, समझ गए हम सारे। इसके अलावा कुछ हमने ये भी चीज़ें देखी कि कुछ जैसे एक वचन है वो किस कंडीशन में बहुवचन में इस्तेमाल किए जाते हैं, कुछ बहुवचन जो है वो सिर्फ एक वचन में ही इस्तेमाल किए जाते हैं, उन सब के अपने क्या नियम होते हैं वो भी हमने जाने और समझे। सब कुछ अच्छे से समझ गए, उसके बाद हमने इसके प्रश्न उत्तर किए, कुछ एक्सरसाइज करी। अब हम करने के लिए जा रहे हैं वचन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो टॉपिक आपको कितना समझ में आया, तो इसके तरीके मैं आपको हर एमसीक्यूज में बताती हूँ कि एमसीक्यूज के आंसर मेरे से पहले देने की कोशिश करिए। और देखिए, अगर आपके मैक्सिमम आंसर सही निकलते हैं तो उसका मतलब कि ये चैप्टर आपके लिए क्लियर हो चुका है। और अगर आपके क्वेश्चन ज़्यादा गलत जा रहे हैं, यानी कि 25 हम आपके क्वेश्चंस लेकर आए हैं, तो इन 25 में अगर आपके 20 यानी कि आप समझ लो 22 से नीचे भी गए, तो यानी कि टॉपिक कहीं ना कहीं आपके लिए क्लियर नहीं है। तो फिर से इस टॉपिक को आप इसका वीडियो एक्सप्लेनेशन का देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, हस्ताक्षर का बहुवचन होगा। देखिए, पहला एक क्वेश्चन बहुत ट्रिकी आ चुका है। ठीक है, ऑप्शन देखिए, हस्ताक्षरों, हस्ताक्षरे, हस्ताक्षर या हस्ताक्षरी। तो जो हस्ताक्षर एक ऐसा शब्द है जो स्वतः अपने आप में हमेशा बहुवचन में ही इस्तेमाल किया जाता है। आपको पता होगा, जब मैं पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बताया था कि हस्ताक्षर शब्द जो है वो हमेशा सदैव बहुवचन ही रहता है। तो इसलिए अगर हस्ताक्षर का हम बहुवचन देखेंगे तो वो हस्ताक्षर ही होगा, उसमें किसी भी तरह की कोई बदलाव नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं, सदा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। नीचे कुछ हमारे सामने शब्द दिए गए हैं जिसमें आपको बताना है कि सदैव बहुवचन में हम कौन से शब्द को इस्तेमाल करते हैं। लोग, पानी, वायु या पुस्तक, ऐसा कौन सा शब्द है जो हमेशा जो है हम बहुवचन में इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे मैंने आपको पढ़ाया था कि वो है आपका लोग शब्द है। लोग की क्या होता है, अगर लोग का मतलब क्या हुआ, उसके अंदर बहुत सारे लोग हैं, इसलिए वो हमेशा, आप पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा कि एक है, लेकिन इस्तेमाल बोला जाएगा तो क्या होगा, वो हमेशा बहुवचन के लिए ही इस्तेमाल किया जाएगा, वो कभी एक वचन के लिए इस्तेमाल किया ही नहीं जाता। तो ये इस्तेमाल करने का तात्पर्य यहाँ पर है कि इसकी जो क्रिया होगी वो हमेशा बहुवचन में लगेगी। ठीक है, बहुत लोग यहाँ पर खड़े हैं, खड़ा है नहीं बोलेंगे, हम क्या करेंगे, बहुत सारे लोग यहाँ खड़े हैं। तो इसको आप लोग अगर आप देखोगे तो ये देखने में तो एक वचन लग रहा है, लेकिन इसका इस्तेमाल हमेशा हम किस में करेंगे, बहुवचन में ही इस्तेमाल करते हैं। प्रश्न संख्या 3, वचन कितने प्रकार के होते हैं। वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। नायक का बहुवचन होगा। नायक का क्या होगा, नायक, नायको, नायके या नायिका। तो नायक का अगर हम बहुवचन बनाते हैं तो यह आप देख रहे हैं कि ये पुल्लिंग अकारांत शब्द है। पुल्लिंग अकारांत शब्दों को जब हम बहुवचन में बदलते हैं तो क्या हो जाता है, वो हो जाता है ओ में बदल जाता है। तो सही क्या होगा, नायकों। प्रश्न संख्या 5 है। 5 में क्या दिया गया है, बालक का बहुवचन होगा। अब फिर से वही है, ये आप बालक कौन सा हुआ, ये अकारांत पुल्लिंग शब्द है, क्योंकि इसके एंड में सिर्फ छोटा आ रहा है, तो ये क्या हुआ, अकारांत पुल्लिंग शब्द हुआ। तो जब अकारांत पुल्लिंग शब्द रहता है और उसको हम बहुवचन में बदलते हैं तो उसका नियम क्या था, वो हो जाता है ओ बदल जाता है, ओ में बदल जाता है। तो सही ऑप्शन क्या होगा, बालकों। दवाई शब्द का बहुवचन होगा। दवाओं, दवाइयाँ या दवाई या दवाइयाँ। तो ध्यान रखिएगा, इसमें क्या बताया था, दवाई क्या है, एक जो है स्त्रीलिंग शब्द है। दवाई क्या है, एक स्त्रीलिंग शब्द है। और जब आपका क्या बताया था, इकारांत स्त्रीलिंग शब्द होता है
तो उसमें क्या लग जाता है, जब इकारांत लिंग शब्द होता है तो उसमें इया लग जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब बड़ी ई है, उसका नियम क्या है, ये जो बड़ी ई है ये किस में बदल जाएगी, छोटी ई में बदल जाएगी। तो सही क्या है, दवा ई या। तो यहाँ पर जो है वो प्रत्यय आपका लगता है ई या, क्या हो जाता है, इया प्रत्यय लगता है। तो सही ऑप्शन अगर आप देखोगे तो क्या आ रहा है, दवा या। प्रश्न संख्या 7 है, झोपड़ी का बहुवचन होगा झोपड़ा, झोपड़िया या झोपड़ियां या झोपड़ियां। तो फिर वही ध्यान रखना है कि जब ये नियम है, आप ध्यान रखिए कि जब हम वचन बदलते हैं, कोई भी वचन जब हम बदलते हैं और उसका उस शब्द के अंत में अगर बड़ी ई आ रहा है तो वो हमेशा छोटी ई में बदलेगा, हमेशा। अगर बड़ा ऊ आ रहा है तो छोटे ऊ में बदल जाएगा, बड़ी ई आ रहा है तो छोटी ई में बदल जाएगा। ये एक बेसिक नियम है, इसे आपको ध्यान में रखना है। फिर उसके आगे या जैसे शब्द जोड़े जाते हैं, या ए जैसे, जैसे उकारांत होता है तो ए जुड़ता है और इकारांत होता है तो या जुड़ता है। तो ये आपको ध्यान रखेंगे, बड़ी ई हमेशा छोटी ई में बदलेगी। जैसे अभी हमने दवाई का दवाइयाँ किया, उसी तरह यहाँ पर देखो झोपड़ी है तो झोपड़ियाँ हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर जो ये आपकी बड़ी ई की मात्रा थी ये छोटी ई में बदल गई और यहाँ पर हमने इसको या लगा दिया। तो ये आपको थोड़ी सी एक चीज़ है जो जब हम बहुवचन बदलते हैं अक्सर ये गलतियाँ आप लोगों के द्वारा होती हैं। तो ये एक बेसिक नियम है जिन्हें आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या 8, पाठक का बहुवचन होगा पाठक लोग, पाठक गण, पाठक दल या पाठक समूह। तो जब मैंने चैप्टर आपको बताया था कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जिनका जब हम बहुवचन बनाते हैं तो बहुवचन बनाते समय उसके आगे जन, गण, लोग, वृंद जैसे शब्दों को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि पाठक है, अगर हम सिर्फ एक पाठक यानी कि पढ़ने वाले की बात करते हैं तो हम पाठक की बात करते हैं, लेकिन जब बहुत सारे पाठकों की हम बात कर रहे हैं तो हम पाठकों नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, पाठक गण। तो इसके अंतर्गत जितने सारे लोग पढ़ने वाले होंगे वो सभी उसके आ जाएंगे, उसमें आ जाएंगे। तो सही पाठक का बहुवचन है पाठक गण। प्रश्न संख्या 9 है, इनमें से कौन सा शब्द सदा एक वचन में प्रयुक्त होता है। अब इसमें आपको बताना है कौन सा ऐसा शब्द है जो हमेशा एक वचन में इस्तेमाल होगा। सोना, आंसू, प्राण या हस्ताक्षर। तो जो आपका एक वचन में इस्तेमाल होगा वो है सोना। सोना शब्द है, इसकी क्रिया हमेशा एक वचन में रहेगी। सोना बहुत महंगा हो गया है, सोना बहुत सुंदर लगता है, ये इस तरीके से देखें कि क्रिया जो है उसकी हमेशा एक वचन में ही रहेगी। जैसे है क्या है, प्राण है, उसके प्राण सूख गए हो जाएगा, आंसू सूख गए हो गया। तो यहाँ पर आंसू सूख गया नहीं बोलते हैं हम, प्राण सूख गए ये नहीं बोलते हैं, प्राण पखेरु उड़ गए होता है, प्राण पखेरु उड़ गया नहीं होता है। तो और उसी तरीके से हस्ताक्षर, मैंने हस्ताक्षर कर दिए हैं। तो इन तीनों की क्रियाएं आप देख रहे हैं कि ये तीनों की क्रियाएं आपकी बहुवचन में आ रही हैं, यानी कि ये ऐसे शब्द हैं तीनों जो हमेशा बहुवचन में, सदैव बहुवचन में इस्तेमाल होते हैं। लेकिन सोना इकलौता एक ऐसा शब्द है जो आपका हमेशा एक वचन में ही इस्तेमाल होगा। क्यों? क्योंकि इसकी क्रिया हमेशा एक वचन में ही रहेगी। प्रश्न संख्या 10 है, इनमें कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है। अब आपको बताना है इसमें कौन सा ऐसा शब्द है जो बहुवचन में इस्तेमाल होगा। वर्षा, सत्य, आसमान, होश। तो जो एकदम हमेशा आपका एक क्या कहते हैं बहुवचन में इस्तेमाल होगा वो क्या है, वो है आपका होश। अब जैसे वर्षा हो रही है, अब ये नहीं वर्षा क्या कहते हैं, वर्षा हो रही है नहीं बोलते हैं, हो रही है बोलते हैं। सत्य लाभ देता है, ना कि हम देते हैं सत्य लाभ देते हैं, कभी नहीं बोलते हैं हम, एक वचन में इस्तेमाल हुआ। फिर आते हैं आसमान नीला लग रहा है, हम ये नहीं बोलते हैं आसमान नीले लग रहे हैं। तो समझ में आया कि जो है आपका वर्षा, सत्य, आसमान हमेशा जो है एक वचन में इस्तेमाल होता है। होश हमारा हमेशा बहुवचन में इस्तेमाल होगा। उसके होश उड़ गए,
उसके ये नहीं बोलते उसका होश उड़ गया, हम ये कभी नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं, उसके होश उड़ गए। आपने एक चीज बहुत कायदे से अभी तक नोटिस कर ली होगी कि किसका वचन एक वचन है, किसका बहुवचन है, ये हमेशा मैं क्रिया से पता करती हूँ। ये मेरी बचपन से आदत है। चीजें कुछ नियम हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे बहुत से शब्द होते हैं भाई, हमारी हिंदी बहुत ज्यादा, इसमें इतने सारे शब्द हैं कि मत पूछिए। उन शब्दों का हर किसी का लिंग पता करना, वचन पता करना, याद रखना आसान नहीं है। तो उसका एक सबसे श्योर शॉर्ट फॉर्मूला ये रहता है कि आप किसी भी शब्द का लिंग या वचन पता करना चाहते हैं, उसे एक छोटा सा वाक्य बनाइए। आप उसकी क्रिया आपको बता देगा कि इसमें कौन सा लिंग है, कौन सा वचन है। सिंपल एक ये तरीका होता है, ठीक है ना। तो समझ में आ गया, होश आपका सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है। प्रश्न संख्या 11, वचन के भेद हैं 2, 3, 4, 5। तो वचन के भेद होते हैं 2, एक वचन और बहुवचन। दूसरा प्रश्न संख्या 12, बड़ों को सम्मान देने हेतु प्रयुक्त होते हैं। जब हम बड़ों को सम्मान देते हैं तब हम किस तरह के वचन का इस्तेमाल करते हैं। हमें तो आंसर पता है, लेकिन ऑप्शन हम फिर भी पढ़ेंगे। नित्य बहुवचन शब्द इस्तेमाल होते हैं। आदरार्थक बहुवचन होता है, बहुवचन शब्द होता है, अपने से छोटों के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो जब भी हम बड़ों को सम्मान देने के लिए हमेशा हम बहुवचन शब्द का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि आदरार्थक बहुवचन। अब ये कैसे आदरार्थक रहता है, जहां पर हम आदर दे रहे हैं, इसलिए इसको आदरार्थक कहते हैं। जैसे कि आप देख लो कि हम बोलेंगे पिताजी आ गए हैं, है ना। तो यहाँ पर जो हमने शब्द इस्तेमाल किया क्या है, वो आदरार्थक है। यहाँ पर वो बहुवचन नहीं है, पिताजी बहुवचन नहीं है, पिताजी एक वचन है, लेकिन जो क्रिया है वो हम आदरार्थक रूप में बहुवचन इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें सम्मान देना है। गुरु जी ने आज अच्छा पाठ पढ़ाया है। तो अब गुरु क्या है, गुरु जी को आप अगर सम्मान देंगे, टीचर को आप क्या बोलते हैं कि टीचर मैं कल नहीं आऊँगा, कृपया करके मुझे छुट्टी दे दीजिए, ठीक है। तो गुरुजी आ गए हैं बोलते हैं, हम ये नहीं बोलते गुरुजी आ गया है। टीचर आ गए हैं नहीं बोलते हैं, टीचर आ गया है हम नहीं बोलते। तो इस तरीके से जो हमसे पद में बड़े होते हैं या सम्मान, हम जो हमसे उम्र में बड़े होते हैं, या हम अपने बराबर वालों को या अपने छोटों को भी हम कभी सम्मान देने के लिए इस तरीके से बहुवचन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली जो है हम क्या करते हैं, सम्मान देने के लिए आदरार्थक बहुवचन का इस्तेमाल करते हैं। प्रश्न संख्या 13 है, सदा एक वचन है। इसमें कुछ शब्द हैं जो आपको बताने हैं जो हमेशा एक वचन रहते हैं। कला, भाषा, कथा या वर्षा। तो यहाँ पर वर्षा एक ऐसा शब्द है जो हमेशा एक वचन में रहता है। कला का कलाएं हो जाता है, भाषा का भाषाएं हो जाता है, कथा का कथाएं हो जाता है, लेकिन वर्षा का वर्षाएं नहीं होता। वर्षा का वर्षा रहता है, ये हमेशा एक वचन में ही इस्तेमाल होता है। जैसे हम बोल रहे हैं आज भयंकर वर्षा हो रही है, हम कभी नहीं बोलते कि आज भयंकर वर्षा हो रही है, ऐसे नहीं बोलेंगे। वर्षा हमेशा एक वचन में ही इस्तेमाल की जाएगी। प्रश्न संख्या 14 है, सदा बहुवचन शब्द कौन से होते हैं? आंख, बात, आग या हस्ताक्षर। तो क्या बताया था हमने, जो हमेशा बहुवचन रहते हैं। मैंने हस्ताक्षर कर दिए हैं, मैं नहीं बोलती मैंने हस्ताक्षर कर दिया है, मैं क्या बोलती हूँ, मैंने हस्ताक्षर कर दिए हैं। तो सही है, हस्ताक्षर जो शब्द है, हस्ताक्षर का मतलब तो आप लोग जानते होंगे, सिग्नेचर। हस्ताक्षर का तात्पर्य होता है सिग्नेचर, यानी कि साइन जो आप करते हो। तो हस्ताक्षर हमेशा जो है वो बहुवचन ही रहता है। प्रश्न संख्या 15 है, वचन की पहचान होती है। अब किसी भी वचन की पहचान हम किस तरीके से करते हैं, कैसे करते हैं? हम संज्ञा, विशेषण या क्रिया विशेषण शब्दों से करते हैं, संज्ञा, सर्वनाम या क्रिया शब्दों से करते हैं, संज्ञा, सर्वनाम या अव्यय शब्दों से करते हैं, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों से करते हैं। तो कोई भी शब्द अगर बहुवचन है तो उसकी पहचान हम कैसे करते हैं? संज्ञा शब्दों से करते हैं, सर्वनाम शब्दों से करते हैं और क्रिया शब्दों से करते हैं। ये 3 तरह के शब्दों से हमें पता चलता है कि यहाँ पर कौन सा वचन है। तो सही आपका ऑप्शन क्या है, वो है खा। प्रश्न संख्या 16 है, पानी शब्द है। पानी शब्द क्या है? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो पानी जो शब्द है वो आपस में हमेशा एक वचन होगा, यानी कि इसकी क्रिया हमेशा एक वचन में ही इस्तेमाल की जाएगी। प्रश्न संख्या 17 है,
इकारांत या ईकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में बहुवचन बनाने हेतु जोड़ा जाता है। अब इकारांत कोई भी शब्द ले लो, ठीक है। अब इकारांत हम जैसे या इकारांत होते हैं, उसमें हम जब बहुवचन बनाते हैं तो क्या होता है। अब जैसे एक शब्द मैं ले रही हूं आपके लिए, लिपि, ठीक है। मैं अब ये है, ये आप लास्ट में देख रहे हो, इसका आप क्या कहते हैं, विग्रह कर लो, ठीक है। सीधे सीधे आपको पता चल जाएगा ये इकारांत है या ईकारांत है। अब ये तो मुझे दिख रहा है कि ये इकारांत है। कैसे? अब लिपि का जब हम विग्रह कर रहे हैं तो इसमें सबसे पहले ला से हम स्वर को अलग करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं छोटी ई है, हमने लगा दिया, प्लस पा है, पा में से हमने स्वर हटाया तो छोटी ई है, तो ये निकल आया इकारांत, ठीक है। इकारांत में जब हम बहुवचन जोड़ते हैं, बहुवचन बना रहे होते हैं, तो उसमें कौन सा प्रत्यय लगाते हैं? हम उसमें प्रत्यय लगाते हैं या, लिप या। तो सही आपका यहां पर कौन सा आ रहा है? खा। ये एकदम सही ऑप्शन रहेगा। प्रश्न संख्या 18 है, आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों को बहुवचन रूप देने के लिए जोड़ा जाता है। अब आकारांत शब्द कोई भी ले लीजिए। अब आकारांत जहां पर एंड में बड़ा आ की मात्रा आती हो, जैसे हमने लिखा भाषा, ठीक है, भाषा है, कथा है, ठीक है। ये सभी क्या है? ये सभी आकारांत शब्द हैं। क्यों? क्योंकि इनका अंत आ से हो रहा है। विग्रह कर लीजिए, अभी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हमने यहां बताया भा, भा में से आप स्वर अगर अलग करेंगे तो ये आ की मात्रा है, बड़ा आ हो गया। फिर उसी तरह शाह में से आप अगर अलग करोगे तो शाह कैसे शाह से अलग करोगे तो ये आपका बड़ा आ गया, ठीक है ना। इसी तरीके से कोई भी हो, आपको कभी भी अलग करना हो तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो है अंत में क्या आ रहा है, ठीक है। अब इसको मैंने जैसे ही अलग किया, ठीक है, अलग मैंने इसको कर दिया। अब करने के बाद आप क्या देख रहे हो? इसमें निकल रहा है आकारांत। अब उसमें क्या जोड़ेंगे? हम ए जोड़ेंगे, भाषाएं, यानी कि ए की मात्रा आएगी, ठीक गया ना, ठीक। तो ये आपका हो गया आकारांत शब्द। चलिए नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 19। श्रोता शब्द का बहुवचन होगा श्रोताओं, श्रोताएं या श्रोतागण या इनमें से कोई नहीं। तो श्रोता का जब हम बहुवचन बनाते हैं तो उसके आगे हम जो है वो गण शब्द जोड़ देते हैं। तो ये हो गया आपका श्रोतागण। नेक्स्ट आते हैं, निम्न वाक्य का वचन के आधार पर शुद्ध रूप लिखिए। अब यहां पर कौन सा वाक्य है? तुम्हारे बाल झड़ रहे हैं। अब इसी पे 4 वाक्य दे दिए गए, इसमें से आपको बताना है वचन के हिसाब से कौन सा है। तुम्हारे बाल झड़ रहे हैं, तुम्हारे बाल झड़ रहे हैं, तुम्हारा बाल झड़ रहे हैं, तुम्हारा बाल झड़ रहा है। तो अगर हम वचन के हिसाब से देखेंगे तो क्या होगा? तुम्हारे बाल झड़ रहे हैं, तो बहुवचन में आएगा। तो इसके हिसाब से आपका पहला वाला एकदम सही है, तुम्हारे बाल झड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि है के ऊपर बिंदी लगी है। बाल एक नहीं है, बाल बहुत सारे होते हैं, एक बाल नहीं गिर रहा है, बहुत सारे गिर रहे हैं, तो ये बहुवचन के अंतर्गत आएगा। प्रश्न संख्या 21 है, इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है? अब इसमें बताना है इसमें कौन सा ऐसा शब्द है जो बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है। होठ, अक्षत, प्राण या ये सभी। अब इसका अब आप कैसे बोलोगे? जो हमेशा पूछा गया बहुवचन में कैसे निकालोगे? तो इसमें सिंपल सेंटेंस बनाओ। हमेशा एक बेसिक नियम है, आपको सेंटेंस बनाना है, आपको तुरंत निकल आएगा। अब जैसे यहाँ पर है, प्रभु जी के ऊपर अक्षत डाले गए, ये नहीं बोलते उनके ऊपर अक्षत डाला गया, ये नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? अक्षत डाले गए। तो ये आपका पहला आया बहुवचन। दूसरा आया होठ, होठ मतलब लिप्स। क्या है? मेरे होठ बहुत दर्द कर रहे हैं, ये नहीं बोलेंगे मेरा होठ दर्द हो रहा है, हम क्या बोले? मेरे होठ फट रहे हैं। तो यहाँ पर फट रहे हैं बहुवचन आया, मेरा होठ फट रहा है हम कभी नहीं बोलते। तो 2 हो गए बहुवचन में। नेक्स्ट आते हैं प्राण, मारे डर के मेरे प्राण सूख गए, ये नहीं बोलेंगे मारे डर के मेरे प्राण सूख गया, हमने क्या बोला? मेरे प्राण सूख गए। तो ये तीनों ही शब्द ऐसे हैं जो हमेशा बहुवचन में इस्तेमाल किए जाते हैं।
प्रश्न संख्या 22 है, व्याकरण में वचन का सही अर्थ होता है। अगर हम व्याकरण में वचन के सही अर्थ को समझें तो उसे क्या कहते हैं। हम सभी अभी तक शुरू से वचन ही पढ़ते आए, लेकिन व्याकरण के अकॉर्डिंग वचन क्या होता है? क्या होता है? प्रतिज्ञा, बोली, भाषा या संख्या। तो व्याकरण के अकॉर्डिंग वचन जो है होता है वो होती है संख्या, यानी कि काउंटिंग। कोई वस्तु कितनी है ये हमें पता चलता है वचन के अकॉर्डिंग। प्रश्न संख्या 23 है, इनमें से एक वचन बहुवचन का कौन सा युग्म सही नहीं है? अब हमारे सामने कई दिया गया है, अब आपको बताना है एक वचन और बहुवचन का कौन सा रूप सही नहीं है। घोड़ा, घोड़े, आंसू, आंसुओं, गली, गलियां, चिड़िया, चिड़िया। अब जो इसमें सही नहीं है वो है आपका खा। क्यों? क्योंकि आंसू जो हैं वो कभी भी बहुवचन में के रूप में नहीं आते, क्योंकि वो अपने आप में बहुवचन है, इसलिए उनका बहुवचन रूप नहीं बनता है। तो सीधे आपका क्या हो गया? जो गलत है वो है खा। प्रश्न संख्या 24 है, तिथि शब्द का बहुवचन होगा तिथियों, तिथियों, तिथियां। तो सही इसमें से क्या है? वो है तिथियां। ये हमारा सही रूप है। प्रश्न संख्या 25 है, भारतीय शब्द का बहुवचन होगा भारतीयों, भारतीयों या भारतीयों या भारतीयों। तो सही क्या है? वो है भारतीयों, यानी कि ता में बड़ी ई की मात्रा ही रहेगी। भारतीयों हमारा रहता है, कभी भी छोटी ई की मात्रा उसमें नहीं लगेगी। क्या हो जाएगा? भारतीयों। ये हमारा सही है। तो यहाँ हमारे ये वचन के एमसीक्यूज खत्म हुए। आई थिंक आपने अच्छे से समझ लिया होगा कि वचन क्या होते हैं और उनको हम किस तरीके से करते या समझते हैं। अब आप चेक करो कि आपके कितने क्वेश्चंस गलत हुए हैं, कितने सही हुए हैं। आई होप, मुझे तो ये लगता है कि आप सभी के सभी क्वेश्चंस के आंसर्स सही होंगे। आपने अच्छे से सभी के उत्तर दिए होंगे, क्योंकि ये टॉपिक बहुत आसान था, इतना कोई मुश्किल टॉपिक नहीं था जिसको आप समझ नहीं पाए। तो हमने सभी ने समझ लिया, अच्छे से सारे एमसीक्यूज कर लिए, पूरी तरीके से हमारा हो गया। तो ये सभी जितने भी मेरे अभी तक के मैंने वीडियोस आपके बनाए हैं व्याकरण के, ये सभी वीडियोस आपको मिल रहे हैं यूट्यूब पे, हमारी वेबसाइट magnerbrains.com पे, और हमारे ऐप जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इन सभी जगह आपको ये सारे वीडियोस मिल रहे हैं। हाँ, लेकिन अगर आप हमारी वेबसाइट पर और ऐप पर आते हैं तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से अरेंज मिलेंगी, जिसमें आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी किसी को भी कोई भी वीडियो देखने में या एक टॉपिक से दूसरी टॉपिक पे जाकर वीडियो को सर्च करने में। ना समय लगेगा, ना किसी तरह की परेशानी होगी। तो सारे वीडियो मैं आपके लिए एक एक करके लेकर आ रही हूँ, सारे टॉपिक्स विद पैटर्न्स लेकर आ रही हूँ, ताकि आपको हर एक टॉपिक बहुत ही ज़्यादा क्लियर होता रहे। तो इसी तरीके से साथ जुड़े रहिए। हमारा जो है ये वचन का टॉपिक तो ख़त्म हो गया, पूरा हमने वचन क्लियर कर दिया, एक्सप्लेनेशन कर दिया, क्वेश्चन आंसर्स हो गए, एक्सरसाइज हो गई, एमसीक्यूज हो गए, सब कुछ हो गए। लेकिन अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो बेस्ड रहेगा कारक पर, और कारक आपको बहुत ध्यान से पढ़ने हैं, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से पढ़ने हैं। इसके टेबल को आपको लर्न करना है ताकि हमेशा आपको आगे तक ये याद रहे। हिंदी अभी आगे आपके लिए और ज़्यादा वृहत रूप में आने वाली है, यानी कि 9th-10th में। तो उसके लिए आपको अपना बेस यहाँ से मजबूत करते हुए चलना है, ठीक है। तो कारक उस बेस में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, संज्ञा, कारक, ये सभी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये जितने भी टॉपिक मैं आपको पढ़ा रही हूँ उनको बहुत अच्छे से समझते हुए चलिए। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा कारक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।